प्रदेश के जो किसान भाई कुल्थी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी है। तो आप अच्छा लाभ कमाने के लिए फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान अभी अपने खेतों में कुल्थी लगा चुके हैं उनके लिए एक सलाह होगी, वैज्ञानिक सलाह, उसमें जिससे कि उनका उपज अधिक से अधिक प्राप्त हो और उस फलों का पौधों का विकास भी अच्छी तरह से हो। अभी हम समझते हैं जो किसान कुल्थी लगा चुके हैं उनके कुल्थी 20 से लेके 25 दिनों का हो गया होगा। तो इस समय हमें 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है कि इसका खरपतवार का नियंत्रण। अभी जैसे कि देख रहे हैं पानी बीच बीच में बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें हम खरपतवार बहुत ही ज़्यादा उग जाते हैं इस तरह का बारिश में। वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3-4 सप्ताह बाद काफी हो जाती है। इन खरपतवारों के कारण फसल की बढ़वार कम होती है। साथ ही इन खरपतवारों पर हानिकारक कीट और रोग भी अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। इसलिए बुआई के 1 माह के अंदर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि कुल्थी की शुद्ध खेती की गई है तो दूसरी निराई पहली निराई के 20 दिन बाद करनी चाहिए। तो इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है इस समय, ताकि इनका खरपतवार से नियंत्रण पा सके और पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कुल्थी के प्रबंधन में। इस समय जो किसान लगा चुके हैं तो इसमें जल निकास की समुचित प्रबंधन का बहुत ही आवश्यक है और ये थोड़ा भी जल जमाव अपने खेतों में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर जल जमाव होता है तो पौधों का विकास सही तरीके से हो नहीं पाता है और इसमें उपज में क्षति होती है। तो इस तरह का अगर हम जल प्रबंधन करते हैं तो खेतों में जल का जमाव होने की संभावना नहीं होती है और पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। कुल्थी एक ऐसी फसल है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई जरूर करें। खासकर फसल में फलियों के बनने की दशा में नमी होना जरूरी होता है, क्योंकि इस अवस्था में नमी की कमी होने पर फलियों में दाने का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और दाने कम बनते हैं। इसलिए फसल की फली अवस्था में नमी की कमी ना होने दें। इसके अलावा कुछ दिन बाद अभी देखेंगे कि हम इनमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इनमें फूल आती हैं तो उस समय कीटों का भी आक्रमण काफ़ी हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू और तनाछेदक का। तो इनके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब नामक एक दवाई आती है, वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसको 2-3 बार छिड़काव कर दें। रही बात भुआ पिल्लू का, तो इनके नियंत्रण के लिए हम इनको जो आरंभिक अवस्था में हैं उनको चुन लेते हैं खेतों से और उनको खेतों से दूर हटा देते हैं, जिससे कि वो बढ़ नहीं पाए और नष्ट हो जाए और खेतें सुरक्षित रहे, ताकि इनके जो तनाछेदक हैं या फली छेदक हैं उनसे नियंत्रण पा सकें। वैसे तो कुल्थी की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी फली अवस्था में फली छेदक कीट प्रकोप हो जाता है, जो कि फलियों में छेदक कर दाने को खा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और रोगों का प्रकोप दिखाई देता है तो मैकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई, अगर बताए गए तरीके से आप इस समय आप कुल्थी के खेतों में प्रबंधन करते हैं तो इससे आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बालापुरा, जिला कोटा से राकेश कुमार ने। आप पशुओं में परजीवियों की समस्या से परेशान हैं और इनकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश।
मैं आज आपको पशुओं के अंदरूनी और बाहरी परजीवियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सभी में ये अंतः और बाह्य परजीवी इनके खून का शोषण करते हैं। पशुओं को बहुत कमज़ोर करते हैं। इनके खून के शोषण करने से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई तरह के बाहर और आंतरिक परजीवियों का प्रकोप होता रहता है, जो पशु का खून चूसकर इन्हें कमजोर कर देते हैं। और ये परजीवी पशुओं में कई प्रकार के रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। पशु की अच्छी खिलाई पिलाई के बावजूद भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालकों को समझ नहीं आता कि ये पशु अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं और पशुओं का स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ दूध उत्पादन भी गिर जाता है। बाहर जूं, चिचड़ी, किल्ली, तिल्ली ये होते हैं, ये बाहर से खून चूसते रहते हैं और अंदर फीताकृमि, जो एस्केरिस वगैरह, ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो जानवरों के आंतों में खून चूसते रहते हैं। यदि जानवर को आप समय पर कृमिनाशक दवा नहीं पिलाओगे तो जानवर समय पर ताव में नहीं आएगा। यदि ताव में आ भी गया तो सही गर्भधारण नहीं कर पाएगा। यदि गर्भधारण भी कर लेता है तो जानवर ब्याने के बाद में सही तरीके से दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि जानवर के यदि अंदर और बाहर परजीवी हैं तो वो उसका शोषण करते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके समय पर बाहर के लिए उन पे दवाई छिड़कने का काम ज़रूर करना चाहिए। हर तीसरे महीने जानवर को साफ सफाई से रखना चाहिए, जिससे इसके जो बाहरी परजीवी नहीं लगे। पशुपालक भाइयों, आजकल बाहरी परजीवी के लिए साबुन आने लग गया, तो उस साबुन से आप जानवर को अच्छी तरह नहला के और 15-20 मिनट बाद में उसको पानी से साफ कर दो, जिससे बाहरी जो परजीवी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई बार जो मेंज होती है, खांच होती है, उससे भी जानवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी उससे साफ़ हो जाएगी। जूं, चिचड़ी जितनी रहेगी वो साबुन से साफ़ हो जाएगी। पशु चिकित्सालय में साइफरमेथ्रिन के अलावा फ्लूमेथ्रिन दवाई और आती है, एक जिससे सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींचनी रहती है, सीधी लाइन, जिससे सारे बाहर के परजीवी उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी ये बाहरी दवाई लगाएं, साइफरमेथ्रिन या फ्लूमेथ्रिन कोई भी, तो जब सूर्य की रोशनी हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। जब शाम के टाइम सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। बाहर के लिए अलग से दवाई लगानी चाहिए, पेट के पिलाने के लिए अलग से दवाई आती है। बाहर यदि जानवर के जूं, चिचड़ी की किल्ली वगैरह हो रही है तो उसके लिए आजकल पशु चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उसमें आप लाओ और जानवर के पानी में घोल के 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल के साइफरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, तो उससे उसको नहलाओ जानवर को, जिससे बाहर के जितने भी बाह्य परजीवी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय पशु का मुंह पर छींका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके। पशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। गाय और भैंस में यदि ग्याबन हो जाती है तो ग्याबन के लिए फेनबेंडाजोल टैबलेट आती है, और जो जानवर ग्याबन नहीं होता है उनको एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। जानवर को कृमिनाशक दवा पिलाने के साथ साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए इनको मिनरल्स भी देते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हर तीसरे महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दवा ज़रूर पिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इंजेक्शन लगवाना चाहे तो आयुर्मेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, जिससे जितने भी बाहरी परजीवी हैं, अंदरूनी परजीवी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं।